नाजरीन, आपको सीधा ले चलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज़ के बारे में है वो कोई छुपी बात है नहीं। खासकर कल के जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स रहे और उसके पीछे क्या बैक स्टोरी है, मैं चाहता था कि कुछ चीज़ें मैं आवाम के सामने रखूं, बजाय ये कि यहाँ अफवाहबाजी और वो लोग बात करें जो ज़्यादा जानते नहीं थे। हकीकत ये है कि जब से बीजेपी ने पीडीपी के साथ रिश्ता तोड़ा, हमारी कोशिश रही कि असेंबली डिसॉल्व होके नए इलेक्शंस की जब हालात इजाज़त दें तैयारी की जाए। चाहे जब होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, जब दिनेश्वर शर्मा यहाँ आए, इससे पहले गवर्नर वोहरा के साथ और उसके बाद गवर्नर मलिक साहब के साथ, लगातार हम इस चीज़ पे जोर। नाज़रीन, आपको सीधा ले चलते हैं जम्मू कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सारी रात ये लोग घूमते हैं और सारी फोर्सेज में कोऑर्डिनेशन है। इन्होंने आज ये स्थिति कर दी है कि पिछले 50 दिन में एक या दो नया आदमी इनमें शरीक हुआ है टेररिस्ट में। पत्थरबाजी कम हुई, कम क्या ऑलमोस्ट ओवर हो गई है और बहुत बहादुरी के साथ फोर्सेज लड़ रही हैं। 50 से ज़्यादा बल्कि 60 के करीब टेररिस्ट गन डाउन हुए हैं। इस सिचुएशन को ऑल्टर कर देते हैं हम अगर एक अस्थिर सरकार देते हैं। इसमें से जो निकलना था वो एक अपॉर्चुनिस्ट सरकार निकलती, तीसरे दिन उनके झगड़े होते, बहुत सारी खराबियां होती। तो ये मेरी जिम्मेवारी थी कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन स्टेट का इंटरेस्ट है, उसमें मैंने ये एक्ट किया है और मेरी विजडम में यही था और मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। दूसरा पक्ष भी अपनी मेजोरिटी बता रहा था, ये भी बता रहे थे। कोई मेरे पास आया नहीं, किसी ने कोई सबूत नहीं दिया, किसी ने कोई लिस्ट नहीं दी, किसी ने कोई एमएलएस की परेड नहीं कराई। इनके पास तो 5 महीने से ज़्यादा था, अभी तो आधा ही महीना मेरे पास रह गया है। तो उस 5 महीने से अचानक इनको ये बात उठी, इसमें इन्होंने क्यों नहीं कोई अटेम्प्ट किया अगर तुम्हें बहुत यूनिटी थी। कोई नहीं आया, दूसरे पक्ष से भी नहीं आया और मैंने ना दूसरे पक्ष के दावे को एंटरटेन किया ना इनके को किया। और जो मैं ठीक समझता था स्टेट के लिए वो स्टेप मैंने लिया और आपको जान के अच्छा लगेगा कि मैंने ये काम जम्मू कश्मीर के संविधान में जो व्यवस्था है उसके तहत किया है। जम्मू कश्मीर के संविधान में ये व्यवस्था है कि मुझको इस काम के लिए दिल्ली की तरफ नहीं देखना है, इसके लिए पार्लियामेंट में नहीं जाना है, इसके लिए राष्ट्रपति जी से भी इजाज़त नहीं लेनी है, उनको सिर्फ इत्तला दे देनी है। तो मैं जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक एक्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बल्कि पूरी दुनिया में, और उसका खमियाजा हमारे बच्चे जो बाहर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे उनको भुगतना पड़ रहा था। हमें ये मशवरा लोगों की तरफ से आना शुरू हो गया था कि इसका कोई इलाज निकालिए, कुछ करिए इसके बारे में। और बातचीत शुरू हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान। उसमें हमने साफ तौर पे उनसे कहा कि देखिए अब इख्तिदार हमारी मंजिल नहीं है। बातचीत के शुरू में ही फारूक साहब से कहा गया था कि वो वज़ीर आला बने इस रियासत के। उन्होंने सीधा कहा कि वो दोबारा कभी इस रियासत का वज़ीर आला बनना नहीं चाहते। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत बनानी होगी उस वक्त फ़ैसला अलग होगा। जब मुझसे पूछा गया कि क्या मैं इस हुकूमत को हेड करने के लिए तैयार हूँगा, मैंने बिल्कुल इनकार किया। मैंने कहा कि जिस कुर्सी को मैंने छोड़ा लोगों के हुक्म के मुताबिक, उस कुर्सी पर दोबारा मैं चढ़ूँगा जब लोगों की इजाज़त होगी। नए सिरे से जब इलेक्शन होंगे, जब लोगों की इजाज़त होगी, तभी जाके सेक्रेटेरिएट में हम दोबारा शामिल होंगे, तब तक नहीं। लेकिन नई हुकूमत बनने के लिए हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हमने कहा कि आउटसाइड सपोर्ट जो है हम एक नई हुकूमत को दे सकते हैं और हमारा जो पार्टी के तरफ से तय हुआ था एजेंडा वो बिल्कुल यही था कि 35A को जो है सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में सही माने में उसको डिफेंड किया जाना चाहिए। उसको डिफेंड करने के बाद फैसला होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त इस्तीफ़ा दें। हाउस डिसॉल्व करने का जो है रिकमेंडेशन वो गवर्नर साहब के पास भेजें ताकि एक ही वक्त में पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन हो जाएं, नई हुकूमत बने
और उसके बाद वो नई हुकूमत जो है इस रियासत को एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन दे। हमारे तरफ से थोड़ी बहुत तैयारी हो गई थी। आज सुबह मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई थी और उसमें लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबरों को भी बुलाया था, उनसे आखिरी सलाह करने के लिए और उनसे आखिरी इजाज़त हासिल करने के लिए। इतने में पीडीपी को शायद खबर आई कि एक नई साजिश रचाई जा रही है और एक नया क्लेम किया जा रहा है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। और पीडीपी ने उस वक्त हमसे बात की और कहा कि हम चिट्ठी भेज रहे हैं, आप अपना जो है लेटर ऑफ सपोर्ट हमें दे दीजिए। मैंने कहा मैं अभी फौरी तौर आपको लेटर ऑफ सपोर्ट दे नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे अपने कोर ग्रुप और लेजिस्लेटिव पार्टी की इजाज़त की ज़रूरत है। हम कल तक ये सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेंगे और वो चिट्ठी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन आज मतलब कल के दिन पे वो चिट्ठी हमारे तरफ से तैयार हो नहीं पाएगी। लेकिन क्योंकि बातचीत हो गई थी, इन प्रिंसिपल दोनों कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम ये हुकूमत बनाने में हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, तो एक चिट्ठी भेजी गई पीडीपी के सदर के तरफ से राजभवन को, जो चिट्ठी शायद पहुंची नहीं। अब ये पहली मर्तबा होगा कि फैक्स मशीन जो है वो जमहूरियत में बहुत चीज़ों ने दखल दिया है, लेकिन पहली मर्तबा मैं सुन रहा हूँ कि फैक्स मशीन ने जो है जमहूरियत का कत्ल गला घोटा है। और ये अजीब सा फैक्स मशीन है, ये ऐसा फैक्स मशीन है जो कि इशारे पे ख़राब हो जाता है और फिर इशारे पे चलना शुरू हो जाता है। ये कैसा फैक्स मशीन है कि लेटर ऑफ क्लेम फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन वो फैक्स नहीं आता, लेकिन लेटर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली वो फैक्स जो है चला जाता है। दिस इज ये जिस तरह ट्रैफिक वाले आज श्रीनगर में बार बार जगह जगह वन वे करते हैं, ये फैक्स मशीन भी वन वे फैक्स मशीन है। नो इनकमिंग फैक्स, ओनली आउटगोइंग फैक्स। अब इस फैक्स मशीन का भी एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि ये फैक्स मशीन आखिरकार एक यूनिक फैक्स मशीन हमारे हिस्ट्री में। अब चलिए, आज तो हम और हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, हम थोड़ा सा इस पर मजाक कर रहे हैं, बट ये मजाक की बात है नहीं, क्योंकि इसमें और मैं इस बात पे आना चाहता हूँ जो गवर्नर साहब ने उसके बाद अपने रीजनिंग्स दिए कि क्यों उन्होंने ये क्लेम माना नहीं। उन्होंने कहा कि अलग अलग सियासी सोच रखने वाले जमात जो हैं वो एक साथ कैसे आ सकते हैं। जनाब, ये सवाल आपने पीडीपी और बीजेपी से नहीं पूछा 2015 में, जब 2015 में अलग अलग सियासी सोच रखने वाले पार्टी एक साथ आ सकते हैं और उस वक्त उसको कहा गया कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ आए, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं थी। आज आप उन पार्टियों को कह रहे हो कि आप एक साथ आ नहीं सकते हो, हालांकि हमारे और पीडीपी और कांग्रेस के कुछ अहम इश्यूज पे डिफरेंसेस कम हैं बनिस्बत के बीजेपी और पीडीपी के। और फिर अगर आप गवर्नर साहब का वो प्रेस नोट देखें, दूसरा पैराग्राफ जो है वो और ज्यादा मायने रखती है। गवर्नर साहब के पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग एंड यूज ऑफ मनी फॉर इंजीनियरिंग डिफेक्शंस हैड टू बी स्टॉप्ड। लेकिन अब हम तो 3 सियासी पार्टियां एक साथ आई, हमारे खिलाफ तो ये इल्जाम लग नहीं सकता कि यहां कहीं पैसे का असर इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन हमारी चिट्ठी के बाद जो दूसरी चिट्ठी गई जिसमें क्लेम किया गया कि हमारे पास 16 एमएलए हैं या 18 एमएलए हैं या जितने एमएलए की क्लेम की गई उस चिट्ठी में, गवर्नर साहब ने उस पर कहा है कि दिस इज हॉर्स ट्रेडिंग एंड हिज रिपोर्ट्स आर मनी वाज चेंजिंग हैंड्स। तो इसमें ये इस चीज को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर गवर्नर साहब ने खुद ये तस्लीम किया है कि एमएलएज वर बीइंग बॉट, मनी वाज चेंजिंग हैंड्स, इसमें पता लगना चाहिए लोगों को कि ये एमएलए खरीदने का काम कौन कर रहा है। गवर्नर साहब के पास अगर ये रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स लोगों के सामने पेश की जानी चाहिए, क्योंकि ये हमने इल्जाम नहीं लगाया, हमने कहीं नहीं कहा कि पैसे का इस्तेमाल हो रहा था। ये गवर्नर साहब ने खुद कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई। कौन कर रहा था हॉर्स ट्रेडिंग? गवर्नर साहब ने कहा कि पैसे इस्तेमाल हो रहे थे। कौन कर रहा था पैसे इस्तेमाल? गवर्नर साहब ने कहा कि ये जो पैसे हैं हम जानना चाहते हैं ये पैसे आए कहां से, ये किसके बेहेस्ट पे
पैसे जो हैं यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे थे और कौन खरीदा जा रहा था। ये चलिए, जो हुआ हमारे साथ, जो साजिश रचाई गई, उसको हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन जो गवर्नर साहब ने खुद अपने प्रेस नोट में तस्लीम किया है कि यहाँ लोग खरीदे जा रहे थे, ये किसके बहस पे खरीदे जा रहे थे, कौन खरीद रहा था, पैसे कहाँ से आ रहे थे, इसका जवाब जो है यहाँ के लोग जो है उनको जवाब का हक है। बाकी जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मैंने आपसे पहले ही कहा, इक़्तिदार हमारी मंजिल नहीं थी, न हम इस हुकूमत में शामिल होने जा रहे थे। हमारा मकसद सिर्फ यही था कि इस रियासत को इस दलदल से हम निकालें, इस रियासत की जो खसूसी पोजीशन है उसको हम बचाएं। ये बात जानते हुए कि इस फैसले का पीडीपी को सपोर्ट करना शायद सियासी तौर सबसे ज्यादा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को होना था। आमतौर पे लोग हमें यह कह रहे थे कि आप पीडीपी को एक नई जिंदगी दे रहे हो, लेकिन हमने अपनी पार्टी के मफाद को एक तरफ रख के सिर्फ और सिर्फ रियासत के मफाद के बारे में सोचा, और आगे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही रुख रहेगा। हम कुर्सी की सौदाबाजी नहीं करते, हम अपने असूलों की सौदाबाजी नहीं करते, हमने सिर्फ और सिर्फ इस रियासत को बचाने का जो एक बेड़ा उठाया है, हम उस पर कायम हैं। और आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो आज बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने तंजीमों के खिलाफ उंगली उठाई और कहा कि ये पाकिस्तान के इशारों पे इन्होंने किया है। एक तो मैंने जैसे ट्विटर पे कहा, मैं आज आप सबके सामने दोहराना चाहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं जनाब राम माधव साहब और उनके बाकी साथियों को जिन्होंने कल से ये बात की, सबूत लेके लोगों के सामने आए और दिखाएं कहां पे हम पाकिस्तान के इशारों पे चलते हैं। मैं माफी चाहता हूं राम माधव साहब, आप मेरे उन साथियों के खिलाफ जो है मैं क्या बताऊं, उनकी सैक्रिफाइस को, उनकी कुर्बानियों को आप नजरअंदाज कर लें। You are disrespecting the sacrifices of thousands of my colleagues. Almost 3,000 colleagues who refused to dance at the indications of Pakistan. They died because they did not take instructions from across the border. More of my workers have died in these 30 years than your workers have ever died. आप sacrifice हमसे पूछते हैं? आप मुझसे कहते हैं कि हमने क्या कुर्बानियां दी? इस मुल्क के खातिर हमने क्या किया वो हम जानते हैं। इस मुल्क के खातिर हमने क्या कुर्बानियां दी वो मेरे वर्कर जानते हैं, वो उस वर्कर का बेटा जानता है, उस वर्कर की बेटी जानती है, जिसके आंसू आज तक पहुंचे नहीं गए। आप हमें कहते हो कि हम पाकिस्तान के इशारों पे नाचते हैं? अगर हिम्मत है राम माधव साहब, आप अपनी जो सबूत आपके पास है वो सबूत लेके लोगों की अदालत में आ जाइए, हम भी देखते हैं आप कहां पे खड़े हैं। ये बुजदली की सियासत आप मत करिए, बहुत देखा हमने आप जैसे लोग, शूट एंड स्कूट की सियासत। आप आते हो, इल्जाम लगाते हो और पतली गली से खिसक जाते हो। हिम्मत है सबूत लेके आइए, नहीं तो माफी मांगिए, लोग देखेंगे आप में कितना दम है। अगर आप में इतनी हिम्मत है इल्जाम लगाने की, तो सबूत देने की भी आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। अब शुरू में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था, मैं अब आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, एक एक करके। No, there was an understanding that the support was forthcoming. That much we had agreed with each other. We had spoken to each other to the point where we had agreed that support would be forthcoming. The only thing was, as a responsible leader of a large party, this decision was not to be mine alone. I had to discuss this with my colleagues and get the final ratification from them. But I was confident that the case that was being prepared and the way in which the previous discussions with my colleagues had taken place, the letter would have been forthcoming today. एक करके I'll come to you, एक करके. The threat to Article 35A stays because the same dispensation will be representing the state in the Supreme Court. So what is your next move? Because will you be challenging this resolution of from what I understand, I've not had an opportunity to consult with my lawyers beyond just a brief word with them. The fact is that because no letter had gone from us to Raj Bhavan, we don't have any basis on which to challenge the governor's decision. The primary party that can challenge the governor's decision is the party that sent the letter. The letter went from the PDP. To the extent that the National Conference had verbally committed its support to the PDP, we stand by that decision.
But ultimately, because the letter went from the PDP, the decision of whether to challenge this in the court rests with them. As far as your question regarding 35A is concerned, our stand doesn't change. We have found the best legal team that it has been possible for us to find. We will continue to mount the defense both in the public domain and in the legal domain to 35A, and also obviously the forthcoming elections to Parliament and Assembly will largely be about the need to protect J&K special status. ये जो कल यूनाइट आप लोग हुए हैं पार्टी का जो डिसीजन था, इवन जब बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट बनी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक पार्टी है जिसने ये कहा था कि हम पीडीपी को सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। बाद में गवर्नमेंट बनी है। कल जो एक मुद्दा उठाया गया 370 का कि इसकी सालगिरह के लिए ये यूनिटी देखने को मिली है। जब ये गवर्नमेंट टूटी है, अगर ये डिसीजन उस वक्त हुआ होता, आप नहीं मानते हैं कि टुडे स्टोरी वुड हैव बीन देखिए ना, हिस्ट्री इज फुल ऑफ इफ्स एंड बट्स। इसी चीज को देखते हुए मैंने उस वक्त मुश्किल फैसला लिया था दोस्ती का हाथ बढ़ाने का। हमने अभी उसी वक्त, आपको याद होगा, इलेक्शन हारा था और हमने सुनने में आया था कि क्योंकि उस वक्त बातचीत जो बीजेपी और पीडीपी की रही थी वो खुफिया बातचीत रही थी, लेकिन हमें खबर आई थी कि इस तरह के जो है तैयारियां की जा रही हैं, इस तरह का मूव जो है वो तैयार किया जा रहा था और हमें उसी वक्त ये खतरा नजर आया। हमें मालूम था कि रियासत को इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने सारी दुश्मनी, सारी चीजें एक तरफ रख के हमने कहा कि ना, रियासत के हित में हम हुकूमत में शामिल होना नहीं चाहते। हम आपसे कोई MLC, कोई चेयरमैन, कोई कुछ नहीं मांग रहे। आप सिर्फ अनकंडीशनल हमसे सपोर्ट ले लीजिए बीजेपी को बाहर रखने के लिए। काश जो हम कल करने जा रहे थे अगर 2015 में किया होता तो आज रियासत की ये पोजीशन नहीं होती, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। उस वक्त ऐसी कोई बात चली नहीं थी। उस वक्त ऐसी कोई बात चली नहीं थी। Sorry, yeah. No, sorry, you managed what? Now that is between you and the mic. I had no fixing to be done with this. Now the question is that yesterday you said that we are extremely sincere and we want this government formation to happen. Ultimately what happened, we know that governor came in and he dissolved this assembly. Now in case you are sincere and PDP, as you rightly said, that they should initiate whether they take the route of the court, are you going to support that initiative? And No, we don't. Look, will it continue in the future? please understand that legally we don't have a case to make because I don't have a document on which to claim that the governor ignored what we had to say. My conversation was with the PDP. It is for the PDP to decide whether it wants to take the legal recourse in this. You know, look, at the most it will be moral support. I'm not a party to this. As I said, I mean, I'm not a party to this because I did not provide any documentary support to the PDP. Documentary support would have been forthcoming. Documentary support would have gone today. But because the challenge is, if a challenge is to be mounted on the basis of Mehbooba ji's letter to the governor. They are the ones who have to do this. As far as whether this will be, look, nobody ever suggested that we would be fighting elections together. This arrangement, this understanding was to protect the state from the current mess that we find ourselves in, from the uncertainty that we find ourselves in. I don't believe that National Conference, PDP and Congress fighting elections together will in any way benefit the state of Jammu and Kashmir. Because I believe that legitimate political opposition voices are essential. We don't want to create a situation like 1987 where all political parties in the valley come together and the only space that remains is for the fringe. So we made our sincerest efforts to form a government together. Those efforts didn't work. As I said on Twitter to Mehbooba ji yesterday, we live to fight another day. Good luck to her, good luck to us. Now it's for the people to decide. नहीं जब मकसद ये था कि हम 35A को बचाएं, रियासत को जो हम इस दलदल में फंसे हुए हैं उस दलदल से रियासत को निकालें। जो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें एक इम्बैलेंस सा नज़र आ रहा था उस इम्बैलेंस को हम ठीक करें।
जो एक पूरे कौम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, उससे हम एक नजात हासिल करें। बहुत से मकसद थे, लेकिन आखिर में ये कोई छुपी बात नहीं है, आखिर में हम चाहते थे कि लोगों को दोबारा एक फैसला करने की इजाज़त दी जाए और नए सिरे से इलेक्शन हो। बट पहला मकसद हमारा ये था कि रियासत की खसूसी पोजीशन जो है उसको हम बचाएं और रियासत के ऊपर जो आज एक तरफ से लगता है एक वार किया जा रहा है उससे हम निकालें। हाँ, वो एक I'll come that side. Nazir, yours. Governor, in this order, resolve the assembly is talking about how it could have been a fragile alliance and it could not have provided security in the states. Is he actually doubting the capacity of the political leadership to deal with the security in the states? There are numbers at the end of the day are to be determined in the assembly. The governor had no basis on which to claim that it was going to be an unstable coalition. Because we were not a party of independents. We were a party of 12 MLAs, 15 MLAs and 29 MLAs, all bound by a whip. On what basis can you say that this would be an unstable coalition? Then does this not apply to previous NDA governments or previous UPA governments? Any coalition by its nature is an unstable coalition. As far as the governors claim that this coalition would not have been able to provide security, I'm sorry, but past coalition governments have conducted the most successful elections in this state, far more successful.